इस समय भव्य ग्रीक साम्राज्य का ध्वज आसमान की बुलंदियों को छू रहा था। आसपास के छोटे राज्यों की इतनी हिमाकत नहीं थी कि यूनान की तरफ सर उठाकर देख भी सके। ग्रीक साम्राज्य के बढ़ते लोभ की छाया में एक बालक का जन्म हुआ। किसी ने सच ही कहा है, जैसा देश वैसा भेष। उस बालक ने बचपन से ही एक ऐसा ख्वाब देखा जिसकी शायद किसी ने कल्पना भी नहीं की थी, दुनिया जीतने का ख्वाब। जी हां, यह बालक था सिकंदर, जिसे अलेक्जेंडर द ग्रेट के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन कहते हैं, एक तरफ जहां बुराई जन्म लेती है, तो दूसरी तरफ उसे मिटाने के लिए कहीं ना कहीं अच्छाई का भी जन्म होता है। जहां एक तरफ ग्रीक के राजा सिकंदर का जन्म हुआ, तो दूसरी तरफ पौरव के राजा परवश का जन्म हुआ, जिन्हें राजा पोरस के नाम से भी जाना जाता है। समय का पहिया घूमता रहा और आखिर वह समय भी आया जिस पल के लिए सिकंदर ने एक एक क्षण प्रतीक्षा की थी। समय था 326 ईसा पूर्व का, जब सिकंदर अपनी विशाल सेना लेकर अपने दुनिया जीतने के ख्वाब को सच करने के इरादे से निकल पड़ा। कहा जाता है, सिकंदर की सेना समुद्र के समान विशाल थी, जिसे एक बार में देख पाना संभव था। अगर सेना के केवल धनुर्धारी एक साथ तीर चलाए, तो पूरा आसमान इस प्रकार से ढक दे कि सूर्य की किरणें भी धरती को छू ना पाए। और जब सेना एक साथ चलती, तो भूमि में तीव्र कंपन होने लगता, मानो जैसे कोई भयंकर भूकंप आ रहा हो। इतनी विशाल और युद्ध कला में निपुण खतरनाक हथियारों से लैस खूंखार सेना, जिसको देखने मात्र से ही कोई भी राजा हथियार डाल देता और सिकंदर की अधीनता स्वीकार कर लेता। और जो कोई भी राज्य सिकंदर के समक्ष नहीं झुकता, उसे बड़ी क्रूरता और निर्ममता के साथ बर्बाद कर दिया जाता। इसी के चलते सिकंदर के विशाल साम्राज्य की सीमाएं दिन प्रतिदिन आग की तरह फैल रही थीं। पूरी दुनिया असहाय होकर विनाश का मंजर देख रही थी। सिकंदर ने लगभग समस्त विश्व पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था, और अब अंत में सिकंदर की क्रूर आंखें संपूर्ण भारत को देख रही थी, क्योंकि राज्यों में बंटा हुआ था। इसी का फायदा उठाते हुए सिकंदर ने सभी राजाओं को अपने अधीनस्थ करने का सोचा, चाहे फिर वह संधि करके आए या युद्ध करके, जैसा कि वह पहले से ही करता आ रहा था। अपने विशाल साम्राज्य शक्ति के मध्य में चूर सिकंदर ने जब अपने गंदे पांव भारत की पावन धारा पर पसारे, तो उसका पहला मुकाबला गांधार के राजा अंबी से होना था। अंबी गांधार की राजधानी तक्षशिला का राजा था। अंबी का राज्य सिंधु नदी से झेलम नदी तक फैला। सिकंदर अपनी विशाल सेना के साथ गांधार में आ पहुंचा। सिकंदर ने अंबी को यह फरमान भेजा कि या तो वह उसकी अधीनता स्वीकार कर ले, अन्यथा युद्ध के लिए तैयार हो जाए। अब चाहे तो इसे कायरतापूर्ण कहें या अपनी प्रजाहित के लिए विवशतापूर्ण, इतनी विशाल और खतरनाक हथियार से लैस खूंखार रक्त प्यासी सेना को देख राजा अंबी ने सिकंदर की अधीनता स्वीकार कर ली और बेशकीमती उपहार देकर सिकंदर का स्वागत किया। हालांकि सिकंदर भी एक लोमड़ी के जैसा चालाक शासक था। उसको भली भांति झात था कि आगे उसका सामना किससे होने वाला है। वो जो अपनी मिट्टी के लिए हंसते हंसते लाखों कुर्बानियां दे देगा, किंतु उसकी अधीनता कभी स्वीकार नहीं करेगा। उसके साम्राज्य को केवल पराजित कर ही उसे अपने साथ मिलाया जा सकता था। सिकंदर के पास तो वैसे भी अपार धन संपदा थी, कुछ नहीं था। तो बस तृप्ति, यही सब सोच विचार कर सिकंदर ने भेंट स्वरूप राजराज अंबी के सभी उपहार दोगुने कर लौटा दिए और राजा अंबी को आगे बढ़ने के लिए और सेना देने का आदेश दिया। राजा अंबी को यह भली भांति ज्ञात था कि सिकंदर को अब जहां जाना था, सिकंदर के भारत विजय के स्वप्न में जो सबसे बड़ी बाधा बनकर खड़ा था, वो था पौरव राज्य। इस समय पौरव का राजा पर्वती शवर था, जो कि अंबी का सबसे बड़ा शत्रु भी था। परवश को राजा पोरस के नाम से जाना जाता है। अंबी भी यही चाहता था कि वह राजा पोरस और उनके राज्य को सिकंदर के कदमों तले कुचलता देखे। इसलिए राजा अंबी खुशी खुशी सिकंदर का साथ देने के लिए तैयार हो गया और उसे अपने सबसे कुशल 5,000 सैनिक दे दिए। तत्पश्चात सिकंदर अपनी सेना लेकर पौरव राज्य की ओर बढ़ने लगा। लेकिन पौरव राज्य में घुस पाना इतना आसान नहीं था। पौरव में घुसने के लिए सिकंदर को अपनी विशाल सेना के साथ झेलम नदी को पार करना था। सिकंदर को सम्राट पोरस की वीरता और पराक्रम के बारे में भली भांति झात था। इसका अंदाजा
आप इस बात से लगा सकते हैं कि इतनी विशाल सेना होने के बावजूद भी सिकंदर के पैर पौरव राज्य की ओर बढ़ते हुए लड़खड़ा रहे थे। वो जानता था, जिसे उसने विजय करने का ख्वाब देखा है, वहां उसे हार का स्वाद चखना पड़ सकता है। और ऐसा सोचे भी क्यों ना, जिस राज्य के प्रत्येक सैनिक की देह में रक्त का एक एक कतरा देश प्रेम के लिए दौड़ रहा हो, जिस राज्य का एक साधारण सैनिक जो किसी भी बड़े से बड़े प्रशिक्षित योद्धा को पलक झपकते ही धूल चटा दे, सिकंदर को झात था। भले ही उनकी सेना की तादाद पूर्व राज्य की तुलना में 100 गुना अधिक थी, किंतु उसका यह नकार पाना भी मुश्किल था कि पौरव का एक सैनिक उसके 100 सैनिकों पर भारी पड़ सकता है। और इसी भय से ग्रसित सिकंदर ने उम्मीद भरे शब्दों से राजा पोरस को संधि प्रस्ताव भेजा। संधि के अंतर्गत राजा पोरस को सिकंदर की अधीनता स्वीकार करनी थी, और अगर वो ऐसा न करे तो सिकंदर ने धमकी देते हुए कहा कि वह सम्राट पोरस के पूरे पर्व राज्य को तबाह कर देगा, और राज्य के लोगों, औरतों और बच्चों का भी वही हाल करेगा, जैसा कि उसने पहले अपने सामने नजर उठाने वाले राज्यों में किया था। सिकंदर द्वारा भेजे गए धमकीपूर्ण प्रस्ताव से राजा पोरस के स्वाभिमान को आघात हुआ। और होता भी क्यों ना, मां भारती का वीर सपूत जो ठहरा राजा पोरस ने सिकंदर को प्रत्युत्तर देते हुए खुले शब्दों में कहा, अब अगली मुलाकात रणभूमि में ही होगी, और भविष्य में क्या होगा इसका निर्णय वहीं निकलकर सामने आएगा। जैसा देश वैसा भय राजा पर्वदेश्वर, पर्वत के समान कभी किसी के समक्ष न झुकने वाले, अटल और पर्वत के समान ताकतवर भी। इतिहासकारों के अनुसार राजा पोरस की लंबाई 7 फुट 6 इंच थी, और वे युद्ध कला में परिपूर्ण थे। राजा पोरस को सर कटाना मंजूर था, किंतु सर झुकाना बिल्कुल भी नहीं। राजा पोरस वो महाबली महावीर थे जिन्होंने जब भी रण में धाड़ लगाई तो गीदड़ दुम दबाकर दौड़ते नजर आए। इस प्रकार आत्मसम्मान को सर्वोपरि रखते हुए राजा पोरस सिकंदर के गीदड़ भभकी भरे संधि प्रस्ताव को ठुकराते हुए किंचित भी नहीं हिचकचाए। हालांकि सिकंदर की सेना पोरस की सेना से तादाद में 100 गुना बड़ी थी, और सिकंदर के सर पर तो वैसे भी विश्व विजय का भूत सवार था। अतः उसके पास युद्ध के अलावा और कोई विकल्प शेष नहीं था। तो चालाक सिकंदर योजना बनाने लगा कि आखिर राजा पोरस को कैसे पराजित किया जा सकता है, क्योंकि अगर सिकंदर सीधे तरीके से युद्ध करता तो उसे झेलम नदी पार करनी पड़ती, और नदी के उस पार राजा पोरस की सेना उसके इंतजार में पहले से तैनात थी। सिकंदर को यह भली भांति झात था कि अगर उसकी सेना ने नदी पार करने की कोशिश भी की तो पौरव की सेना पलक झपकते ही उनकी विशाल सेना की जल समामा माद बना देगी। इस सब पर विचार कर युक्ति लगाते हुए सिकंदर ने राजा पोरस की सेना को ऐसा दिखाने की कोशिश की जैसे वह नदी पार करने की कोशिश में है, किंतु उन्हें नदी पार करने के लिए कोई मार्ग नहीं मिल रहा है। सिकंदर अपनी कुछ सैनिकी टुकड़ियों के साथ झेलम नदी के दूसरे किनारे पर खड़ा पोरस की सेना को भ्रमित कर रहा था, तो वहीं दूसरी ओर 17 मील दूर सिकंदर की विशाल सेना उसके कमांडर की अगुवाई में नदी पार कर रही थी। कुछ ही दिनों में हजारों सैनिकों और घुड़सवारों ने नदी पार कर डाली। लेकिन इन सब से अनजान पोरस की सेना को अभी भी ऐसा लग रहा था जैसे सिकंदर को अभी तक नदी को पार करने का मार्ग नहीं मिला। लेकिन सत्य तो यह था कि काल उनके बिल्कुल निकट आ पहुंचा था। रात्रि के समय राजा पोरस की सेना इस भ्रम में निश्चिंत होकर बैठी थी कि सिकंदर अभी भी हाथ पर हाथ धरे बैठा है। सिकंदर की कूटनीति से अनजान पौरव के कुछ सैनिक विश्राम करने में तो वहीं कुछ सैनिक एक दूसरे के साथ वार्तालाप में व्यस्त थे। सिकंदर की विशाल सेना आकस्मिक रूप से पोरस की सेना पर टूट पड़ी। आक्रमण इतने भयानक रूप से हुआ कि किसी को कुछ पता न चला। निहत्थे सैनिकों को तलवारों, बरछों, भालों, कटार से बिंद दिया गया, और आक्रमणकारियों द्वारा छोड़े गए जलते हुए तीर गहरी नींद में सोए सैनिकों की छाती को चीरते हुए निकल गए। चारों ओर तबाही और विनाश का मंजर था, मानो सेना के तंबुओं में लगी दैत्य रूपी आग एक के बाद पूरी सेना को निगलते जा रही हो। लेकिन पौरव के राज्य के गौरव को अभी भी घुटने टेकना मंजूर नहीं था। जितने भी सैनिक बचे थे वे बेखौफ बेधड़क अपनी मातृभूमि के लिए मरने मारने को तैयार थे। पौरव राज्य की बची सेना ने हथियार उठाए, और फिर शुरू हुआ
नरसंहार का महायुद्ध, संपूर्ण आकाश और पाताल बस तेज तलवार बारों की खनक और चीखने चिल्लाने की आवाजों से गूंज रहा था। दृश्य इतना भयावह था मानो आज धरती का अंत होने वाला हो। दोनों तरफ से रक्त प्यासी सेनाएं मरने मारने पर उतारू थी। इसी बीच मौके का फायदा उठाकर सिकंदर भी अपनी बाकी बची सेना के साथ नदी पार कर युद्ध में आ पहुंचा। अब मंजर पोरस की सेना के लिए और भी खौफनाक हो गया। लेकिन इस प्रकार से किए गए कायरतापूर्ण हमले के बावजूद भी पोरस की सेना ने सिकंदर की सेना का डटकर सामना किया और उनको मुंह तोड़ जवाब दिया। पोरस की सेना का अटूट साहस और पराक्रम देख सिकंदर दंग रह गया। इस प्रकार के आकस्मिक हमले और हमले से हुई भारी क्षति के बावजूद भी राजा पोरस की सेना घबराई नहीं, अपितु आंखों में विध्वंसक ज्वाला लिए पूरी ताकत और वीरता के साथ युद्ध कर रही थी। सिकंदर ने यह सब देखकर मानो पहले ही हार स्वीकार कर ली हो। लेकिन सिकंदर तो ठहरा। सिकंदर उसकी झूठी शानो शौकत उसे पीछे हटने देती भी तो कैसे घोड़े पर सवार सिकंदर युद्ध भूमि में अपना शौर्य प्रदर्शन कर रहा था। तभी एक विशाल हाथी ने युद्ध भूमि में प्रवेश किया, जिस पर कोई और नहीं, स्वयं राजा पोरस सवार थे, जो सिकंदर की सेना को कीड़े मकोड़ों की तरह रद हुए लगातार आगे बढ़ रहे थे। राजा पोरस को देखते ही सेना में नया जोश उमड़ गया। उनका आत्मविश्वास मानो सातवें आसमान पर पहुंच गया हो। इसी बीच सिकंदर युद्ध करते करते अमर सिंह के समक्ष आ पहुंचा। आपको बता दें, अमर सिंह राजा पोरस के भाई थे, जो युद्ध कला में परिपूर्ण होने के साथ साथ एक बहुत बड़ा वीर योद्धा था। देखते ही देखते सिकंदर और अमर सिंह के मध्य भीषण युद्ध छिड़ गया। अमर सिंह के तूफानी हमलों के सामने सिकंदर बेबस सा नजर आ रहा था। जहां सिकंदर का संतुलन थोड़ा सा डगमगा, या तो उसी समय अमर सिंह ने अपनी तलवार के एक ही ताकतवर प्रहार से सिकंदर के घोड़े को फाड़ कर रख दिया और सातवें आसमान पर बैठा विश्व विजेता बनने चला। सिकंदर सीधा धरती पर आ गिरा और मुंह के बल पड़ा। हमारी पावन धरा की मिट्टी का स्वाद छक लगा। अमर सिंह सिकंदर को मारने के लिए आगे बढ़ने लगा। सिकंदर को साक्षात उसकी मौत सामने से आती हुई प्रतीत हो रही थी, मानो जैसे अमर सिंह नहीं बल्कि साक्षात स्वयं यमराज उसके प्राण हरने उसके समीप आ रहे हो। लेकिन तभी सिकंदर के अंगरक्षक बीच में आ धमके और अमर सिंह को रोकने का प्रयास करने लगे और मौके का फायदा उठाकर सिकंदर भी वहां से घुटनों के बल अपनी देह घसीट होता हुआ अपनी सेना की ओर सुरक्षित बढ़ने लगा। सिकंदर युद्ध में बहुत घायल हो चुका था, तो वहीं दूसरी ओर राजा पोरस भी अपने हाथी पर सवार लगातार सिकंदर की सेना को कुचलकर आगे बढ़ते हुए अपनी सेना का संचालन कर रहे थे। तभी राजा पोरस ने एक जलता हुआ तीर आकाश मार्ग की ओर दाग दिया। यह एक तरह का संकेत था। देखते ही देखते राजा पोरस की एक 130 विशाल हाथियों की सेना निकलकर सामने आई, जो बड़ी से बड़ी सेना को भी पल भर में कुचल कर रखते। हाथियों की सेना ने सिकंदर की विशाल सेना को बहुत ही क्रूरता से कुचलना प्रारंभ कर डाला। युद्धस्थल में हाथियों से मचे विध्वंस के परिणाम स्वरूप सिकंदर के सैनिक घबराहट के मारे उल्टे पांव दौड़ने लगे। हाथियों के पैरों तले पिसते चले जा रहे सैनिकों का दृश्य इतना भयावह था, जिसको देखकर मौत की भी रूह कांप जाए। राजा पोरस और उनके रक्त प्यासे हो चुके सैनिक रणभूमि में लगातार दुश्मनों को गाजर मूली की तरह काटते जा रहे थे, मानो विजय बस अब राजा पोरस के बहुत निकट आ चुकी हो। लेकिन तभी अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। मानो राजा पोरस की किस्मत उनसे रूठ गई हो। अचानक ही अत्यधिक तीव्र वर्षा होने लगी और कुछ ही क्षणों में पूरी रणभूमि में बस कीचड़ ही कीचड़ नजर आने लगा, जिसके परिणाम स्वरूप पोरस की सेना के रथ के पहिए कीचड़ में धंसने लगे। अब उनको युद्ध करने में बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। हाथियों को भी अब आगे बढ़ने में परेशानी होने लगी। बदलते मौसम का रवैया अब सिकंदर के लिए अपनी हार को जीत में बदलने के एक मौके के रूप में उभर कर सामने आने लगा। धीरे धीरे उसकी सेना पोरस की सेना पर हावी होने लगी। अब बारिश पोरस के लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन चुकी थी, क्योंकि एक आसान सी जीत अब उसे हार में तब्दील होती नजर आ रही थी। लेकिन तभी प्रचंड गर्जना से आकाश गूंज उठा। अचानक खोखर ने अपना आतंक दिखाना प्रारंभ कर डाला। खोखर के बारे में इतिहास के पन्नों में ज्यादा कुछ नहीं लिखा गया है,
लेकिन आपको बता दें कि यह बहुत ही खतरनाक और ताकतवर योद्धा हुआ करते थे। इनका ना तो कोई साम्राज्य था,